नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 और उसमें हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हमने कल नॉइस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखा था और हमने ये देखा था कि जब हम दो अमिश्रणीय द्रव लेते हैं और उन दो अमिश्रणीय द्रव में जब हम कोई ठोस मिलाते हैं तो वो ठोस अपने आप को उन दोनों अमिश्रणीय द्रवों में वितरित कर लेता है। और हमने ये भी देखा था कि उसकी जो सांद्रता है दोनों परतों में, उसकी सांद्रता का अनुपात स्थिर रहता है। जैसे कि हमने कल ये एग्जाम्पल लिया था कि जब हम आयोडीन को, जो कि इस पानी में घुली हुई है, और ये जो कार्बन डाइसल्फाइड हम लेते हैं तो ये पानी में अमिश्रणीय है। तो जो पानी में घुली हुई आयोडीन को जब हम इस कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अच्छे से हिलाते हैं तो हम ये देखते हैं कि आयोडीन इन दोनों परतों में अपने आप को वितरित कर लेता है और उसमें एक साम्य स्थापित हो जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में दो फेस है। जो ऊपर वाला फेस है ये वाटर है और नीचे वाला फेस जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड का है। और ये जो आयोडीन है, जब हमने इसको इसमें वाटर में डिज़ोल्व करके और जब हमने इसको अच्छे से शेक किया तो ये आयोडीन इन दोनों में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया और एक इक्विलिब्रियम इसमें मेंटेन हो गई, एक साम्य अवस्था इसमें स्थापित हो गई। और हमने ये भी देखा था कि साइंटिस्ट नर्स ने इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो लॉ दिया, जो नियम दिया, उसको हमने नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहा। और उसने ये कहा कि जब कोई दो परस्पर संपर्क में रखे हुए जब कोई विलय दो परस्पर संपर्क में रखे हुए अमिश्रणीय द्रवों में वितरित होता है तो स्थिर ताप और साम्य पर दोनों विलायकों में उनकी सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहता है यदि विलय दोनों द्रवों के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया ना करे। अर्थात विलय दोनों ही विलायकों में समान आणविक अवस्था में रहे, जिसमें कि हमने उसको जनरलाइज करके ये कहा था कि Ca/Cb इज इक्वल टू K। K यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है जिसको कि हमने वितरण गुणांक कहा। फिर हमने इसकी लिमिटेशन स्टार्ट कर दी थी और लिमिटेशन में हम कल इसका फोर्थ पॉइंट देख रहे थे। और फोर्थ पॉइंट हमने ये कहा था कि दोनों विलायकों में विलय समान आणविक अवस्था में रहना चाहिए और अगर किसी एक विलायक में भी उसका संगुणन, वियोजन या विलायक संकरण हो जाता है तो उसके जो विलायक संकरण हो गया तो उसके वितरण गुणांक स्थिर नहीं रहता है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं कि अगर उसने एसोसिएशन किया यानी संगुणन किया या डिसोसिएशन किया या विलायक संकरण किया तो क्या चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं द सॉल्यूट इज एसोसिएटेड इन वन ऑफ द सॉल्वेंट। तो हमने यहाँ पर दो सॉल्वेंट लिए हैं जिसको हमने फेस 1 नाम दिया, फेस 2 नाम दिया। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं फेस 1 में कंसंट्रेशन C1 है, फेस 2 की कंसंट्रेशन जो है फेस 2 की कंसंट्रेशन C2 है। और हम ये जानते हैं कि जब अगर ये एसोसिएट ना हो तो इसमें इस तरह का ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, जो कि हमने यहाँ इस साइन से देखा हुआ है। लेकिन माना कि सॉल्यूट जो X है, वो जो X सॉल्यूट है वो उस फेस 1 में तो सेम रहता है, उसमें कोई एसोसिएशन नहीं होता है। लेकिन सपोज वो से फेस 2 में उसका एसोसिएशन हो जाता है, उसका संगुणन हो जाता है, तो उसको हम इस और संगुणित होकर वो XN बनाता है। तो इस फेस 2 में जो इक्वेशन हो जाएगी N मॉलिक्यूल X के संगुणित होकर XN बनाते हैं। अब
क्योंकि फेस 1 में वो असंगुणित रहता है और उसकी सांद्रता C1 है, और फेस 2 में जो सामान्य अणुओं की जो सांद्रता है, यानी जो संगुणित हुए उसकी सांद्रता C2 है और जो असंगुणित हुए उनकी सांद्रता C3 है। तो यहाँ पर जो C2 है वो संगुणित होने वाले अणुओं की सांद्रता है और C3 असंगुणित अणुओं की सांद्रता है। तो जो दोनों ही फेस में, फेस 1 और फेस 2 में जो असंगुणित अणुओं के लिए वितरण का जो नियम हम लगाते हैं वो है C1/C3 इज इक्वल टू K। यहाँ K जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है। अब फेज 2 में क्योंकि एसोसिएशन हो गया और उस एसोसिएशन प्रोसेस के लिए जो द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम लगता है, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन, वो है C2/C3 की पावर n इज इक्वल टू K1। ठीक है, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं C3 इज इक्वल टू, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, C3 इज इक्वल टू n अंडर रूट C2 K1 डैश और C1 अंडर रूट। अब हमने यहाँ पर इस इक्वेशन, सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इस इक्वेशन नंबर 2 से C3 की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई C1/n अंडर रूट C2 इज इक्वल टू K/K डबल डैश। यानी जो ये K डैश है उसको हमने K डैश जो है उसको हमने एक और स्थिरांक K डबल डैश से शो किया, और इस तरह से ये हमारे पास आ गया K1। तो ये जो K1 है इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आएगी। यानी हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए किसी विलायक के अंदर विलय के अणुओं के संगुणन की संख्या, यानी n क्या है संगुणन, वो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे ये क्लियर हो गया कि हमें ये किस तरह से हम संगुणन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं लिमिटेशन का, और वो इसी लिमिटेशन का कि द सॉल्यूट इज डिसोशिएटेड इन वन ऑफ द सॉल्वेंट, यानी किसी एक विलय में, जो एक विलायक में उस विलय का वियोजन। तो यहाँ पर माना कि ये दो फेस है, फेस 1 जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, ये फेस 1 है, ये फेस 2 है, यानी दो सॉल्वेंट फेस 1 फेस 2 है, और उस फेस 1 में कंसंट्रेशन C1 है, और फेस 1 में जो सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला XY है, और फेस 2 में ये जो XY है, ये XY डिसोशिएट होकर X और Y बनाता है। तो सपोज उसकी जो कंसंट्रेशन है वो फेस 2 में C2 है, और जो डिसोशिएट हुए उसके नंबर ऑफ मोल्स अल्फा है, तो जो अनडिसोशिएट है वो 1 - अल्फा हो गया। अब जो कंसंट्रेशन है दोनों में ही C2 है, तो हम इसका लिखेंगे C2 × 1 - अल्फा इज इक्वल टू C2 अल्फा प्लस C2 अल्फा। और इसके लिए जो हमारे पास इसमें अवियोजित अणुओं की जो सांद्रता है वो हम लिखेंगे C1/C2 × 1 - अल्फा इज इक्वल टू K। इस तरह से हम यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर उस अणु का जो XY हमने अणु लिया है, मान लो इस अणु का इस फेस 1 में भी डिसोसिएशन हो जाता है और फेस 2 में भी डिसोसिएशन हो जाता है, और माना कि फेस 1 में जो डिसोसिएटेड है वो अल्फा 1 है और फेस 2 में अल्फा 2 है, तो जो हम इसका
जो वितरण का नियम लिखेंगे वो होगा C1 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा 1 अपॉन C2 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा 2 इज़ इक्वल टू K। इस तरह से हम उसके वियोजन की मात्रा को ज्ञात करेंगे। अब हम तीसरा टाइप देखते हैं, द सॉल्यूट गेट सॉल्वेटेड इन वन ऑफ द सॉल्वेंट, यानी विलायक का किसी एक विलायक के साथ संयोग या विलायक संकरण हो। तो इसके लिए फिर से हमने यहाँ पर देखा दो फेस है, ये फेस 1 है और ये फेस 2 है। फेस 1 में इसकी कंसंट्रेशन C1 है और फेस 2 में जो इसकी कंसंट्रेशन है वो माना कि उसकी सामान्य अणुओं की तो सांद्रता C2 है और जो संकृत अणु हैं उनकी सांद्रता C3 है। तो जो सामान्य अणुओं के लिए जो हम वितरण नियम लिखेंगे वो है C1 अपॉन C2 इज़ इक्वल टू K। अब हम यहाँ पर फेस 2 में जो इक्वेशन हम लिखेंगे वो है X सॉल्यूट है, उसने उस सॉल्वेंट N सॉल्वेंट के साथ उसने संकरण किया तो जो अणु बनाया XNS बनाया। तो उसकी जो X की सांद्रता है वो तो है C2 और जो सॉल्वेंट की सांद्रता CS और जो सॉल्वेटेड हो गए उनकी कंसंट्रेशन C3 है। तो जब हम यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे यानी इक्विलिब्रियम पर हम इसका द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो है C3 अपॉन C2 इंटू CS की पावर n इज़ इक्वल टू K1, ये आएगा हमारे पास। और उससे हम C2 की वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे और उस C2 की वैल्यू निकाल कर हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। और हम इसको अब क्योंकि इस CS का मान बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए हम इसको स्थिर मान लेते हैं और इस तरह से ये वाली जो इक्वेशन है वो हो जाएगी C3 अपॉन C2 इज़ इक्वल टू K1 इंटू CS की पावर n और उसको हम एक दूसरे स्थिरांक K2 से डिनोट करेंगे। और इस तरह से हम इस K2 से डिनोट करके और हम अब जो इक्वेशन हमारी पास हो जाएगी यानी हम दोनों तरफ हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस C3 अपॉन C2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस K2, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं C2 प्लस C3 अपॉन C2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस K2। ठीक है, अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऊपर वाली उस इक्वेशन जो हमारे पास आई थी C1 अपॉन C2 इज़ इक्वल टू K, इस इक्वेशन को हम इस वाली इक्वेशन से डिवाइड करेंगे जो अभी हमने लिखी थी। और वो इक्वेशन थी हमारी जो अभी हमने लिखी थी वो थी C2 प्लस C3 अपॉन C2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस K2। तो अब हम उनको डिवाइड करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम जो C1 अपॉन C2 इज़ इक्वल टू K से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी C1 अपॉन C2 इंटू C2 अपॉन C2 प्लस C3 इज़ इक्वल टू K अपॉन 1 प्लस K2। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशन को, देखिए C1 अपॉन C2 प्लस C3 इज़ इक्वल टू K3, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है इसको दूसरे कांस्टेंट K3 से डिनोट कर दिया और इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। और ये यहाँ पर जो C1 प्लस C2 है ये इस फेज सेकंड में विलय की कुल सांद्रता है। तो इस तरह से हम इसकी जो विलायक संकरण बनने के बाद भी हम ये देखते हैं
कि विलायकों में से किसी एक विलयन में भी विलय से किसी एक विलय का विलायक संकरण बनने पर भी वितरण की मौलिक समीकरण में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन के का सांख्यिकी मान बदल जाता है। ये इस तरह से लिमिटेशंस हैं जिसको कि आपको अच्छे से पढ़ना है, और अब आगे के लेक्चर में हम इसको और देखेंगे डिटेल में। थैंक यू।